अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, today we will study chapter number 19 of biology of class 9th. So I hope that you have the book, notebook and pencil. If you don't have any of the things, please collect it quickly. And now open your book and chapter number 19, and today our topic is pollution. But first we have to recite the dua of ilm. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, increase my knowledge. Salatu wassalamu alayka ya Nabiyullah wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है पोल्यूशन, और हम अपने इस टॉपिक को इस चैप्टर से कुछ इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि हमने लास्ट टाइम जिस तरह कुछ चीज़ों को डिस्कस किया कि बियोलॉजी ने जो है वो किस तरह हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करी, और आज का जो टाइम है वो पहले के टाइम से खासा डिफरेंट है, अलग है। तो इसी बिहाफ पर हम आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, पोल्यूशन को, कि जैसे जैसे इंसान ने दूसरी चीज़ों में तरक्की करना शुरू की, अपने पेशे में तरक्की करना शुरू की, और जिस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों में बदलाव करके उसने अपने फ़ायदे के लिए नेचर को इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उसके रिज़ल्ट में, उसके बदले में नेचर पर क्या असर मिले और क्या उस पर असर अंदाज हुआ, और नेचर पे एक नहायत ही नेगेटिव इम्पैक्ट गया, जिसमें से एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे पास आज के दौर में पोल्यूशन है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं कि पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन। पोल्यूशन कैन डिप्लीट रिसोर्सेज and drive away local animal population. Significant sources of pollution include trash, carbon emission, oil spills and pesticides. पोल्यूशन जो है उसका सबसे अहम जो कॉज है, वो जो सबसे अहम उसकी जो वो है जड़ है, जो उसका मेन है, वो हमारे इकोसिस्टम की तबाही है, कि जो हमारा आसपास का माहौल है वो बिल्कुल इस पोल्यूशन से तबाह हो गया है। और ना सिर्फ ये, बल्कि पोल्यूशन ने जो है हमारे जो लोकल एनिमल पॉपुलेशन थी, जो हमारी एक वाइल्ड लाइफ एक एनिमल्स पाए जाते थे, उसने उस पर भी नहायत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। जो सबसे ज़्यादा सोर्सेज हैं, जो ज़राए हैं पोल्यूशन के, वो सब हमारा ट्रैश, यानी कि हमारा रोज़ की बुनियाद पर निकलता हुआ कचरा, कार्बन इमिशन, ज़रूरत से ज़्यादा जो है हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन का बढ़ जाना, ऑयल स्पिल इज़ यानी कि ऑयल रिफाइनरी से निकलते हुए धुएँ, और कई केमिकल फैक्ट्रीज से निकलता हुआ भी ख़तरनाक केमिकल, जिसमें पेस्टिसाइड भी उसकी एक एग्जाम्पल मानी जाती है। Climate change continues to play a significant role in the destruction of the ecosystem. Global warming has led to increased temperatures, sea level, and ocean acidity that disturb an ecosystem's natural balance. और इस पोल्यूशन का जो सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है वो हमारे क्लाइमेट चेंज पे पड़ा है, और इसने बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव रोल प्ले किया है हमारे इकोसिस्टम को तबाह करने में। और क्लाइमेट चेंज में जो सबसे ज़्यादा हमारे पास ख़तरनाक चीज़ हमारे सामने, अब जो दुनिया के सामने जो एक चैलेंज आया है, वो ग्लोबल वार्मिंग का है, यानी कि पूरी दुनिया जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होनी शुरू हो गई है, या बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी होनी शुरू हो गई है। ये दोनों एक तरह के इम्पैक्ट हैं, और इसमें जो है इसका नहायत ही अहम रोल है। और जिस तरह हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे दुनिया के टेम्परेचर
ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे वर्ल्ड पर, हमारी दुनिया पर आना स्टार्ट हो चुके हैं। और इसमें अगर हम इस चीज़ को गौर करें तो इस क्लाइमेट चेंज ने जो है हमारी कई चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया है। यानी कि हमारा जो समर वीके जो हमारा एक समर जो हमारा एक टाइम था वो ज़रूर से ज़्यादा बढ़ गया है। विंटर का जो हमारा एक सीज़न आता था वो बहुत कम हो गया है, जिसका जो इम्पैक्ट पड़ा है वो हमारी एग्रीकल्चर और प्लांट्स पे पड़ा है, जो कि हमारा एक नहायत ही अहम सोर्स हैं फूड और दूसरी चीज़ों के लिए। तो हमने बज़ाहिर तरक्की तो करनी शुरू की, हमने नई नई चीज़ें बनानी स्टार्ट तो करी, लेकिन उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आया कि उससे हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज थी वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गई। देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ pollution and each one has its own effect on the environment and living organism। पोल्यूशन की मुख्तलिफ सोर्सेज हैं और हर एक के अपने अपने इफ़ेक्ट हैं इस माहौल पर और इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। सबसे पहले हम उन कॉजेज़ को डिस्कस करते हैं कि वो कॉजेज़ जो मेनली हैं वो हमारे पास सबसे पहले हैं एयर पोल्यूशन है, और फिर हमारे पास वाटर पोल्यूशन है, फिर लैंड और या सॉइल पोल्यूशन है, और फिर हमारे पास नॉइस और लाइट पोल्यूशन है। इन चारों पोल्यूशन का ताल्लुक जो है वो आपके टेक्नोलॉजी से लाजमी है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एयर पोल्यूशन को कि ये एयर पोल्यूशन क्या है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी pollutants are emitted directly from their source, while secondary pollutants are formed when primary pollutants react in the atmosphere। अब जो है हमारे पास एयर पोल्यूटेंट जो है वो दो टाइप के हैं। पहला हमारा एक प्राइमरी है और दूसरा हमारे पास सेकेंडरी है। जो हमारा प्राइमरी पोल्यूटेंट है वो इस तरह के केमिकल्स जो कि अपने सोर्स से डायरेक्ट इमिट हों, और जबकि जो सेकेंडरी जो हैं वो उस तरह के हैं हमारे पास पोल्यूटेंट के जो प्राइमरी पोल्यूटेंट से रिएक्ट कर कर एटमॉस्फेयर में आए। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स एंड इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। जो भी हम अपने फॉसिल फ्यूल्स को अपने ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस के लिए यूज़ करते हैं, ये सबसे ज़्यादा अहम या बिगेस्ट सोर्स मानी जाती है हमारी एयर पोल्यूशन के अंदर। अब इसको हम अगर अपनी टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो हम इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं कि हमने जो है क्रूड ऑयल की ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी रिफाइनरी तो सीख ली, हम एक तरह से हम आगे तो बढ़ गए, लेकिन हमने इस फ्यूल को तो डिस्कवर कर लिया। इससे हमारी ज़िंदगी तो बहुत आसान हो गई कि हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत आराम से आ रहे हैं, लेकिन उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आया कि हमारी एयर के अंदर ज़रूर से ज़्यादा इस तरह के पोल्यूटेंट्स या इस तरह के हैज़र्डस केमिकल शामिल होना स्टार्ट हो गए। The fumes from car exhaust contain dangerous gases and particulates including hydrocarbons, nitrogen oxides and carbon monoxide. These gases rise in the atmosphere and react with other atmospheric gases creating even more toxic gases। अब जो हमारी गाड़ी से निकलता हुआ धुआं है उसमें हमारे कई इस तरह के टॉक्सिक गैसेस मौजूद हैं। इसमें हमारे कई हाइड्रोकार्बन केमिकल्स या कंपाउंड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या कार्बन मोनोऑक्साइड्स जैसी गैसें हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जाती हैं, और ये दूसरे मज़ीद गैसेज या कंपाउंड से रिएक्ट करके मज़ीद टॉक्सिक हो जाती हैं। Ammonia is the primary air pollutant that comes from agriculture activities। Ammonia enters the air as a gas from concentrated livestock waste and feeds that are over fertilized। अब अमोनिया जो है उसको ये तो माना जाता है कि वो प्लांट सोर्सेज के लिए नहायत ही ज़रूरी है, जो कि हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में नहायत ही ज़रूरी समझी जाती है। लेकिन जब ये अमोनिया जो है ज़रूरत से ज़्यादा जो है हवा में या हमारे एयर में पहुंच जाती है तो ये भी हमें एक तरह का नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देती है। दिस गैसेस अमोनिया देन कंबाइंड विद अदर पोल्यूटेंट्स सच एज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फेट्स created by vehicles and industrial processes to create aerosols। Aerosols are tiny particles that can penetrate deep into the lungs and cause heart and pulmonary diseases। अब इसका इम्पैक्ट किस तरह होता है कि अमोनिया जो NH3 है बाकायदा वो खुद तो है वो तो एक बिल्कुल एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ से एक
पॉजिटिव गैस है, लेकिन जब ये एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा बढ़ती है और ये दूसरे नाइट्रेट से रिएक्ट करती है तो ये एरोसोल मतलब छोटे छोटे मजीद पार्टिकल्स में अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है। और जब ये पार्टिकल जब ज़रूरत से ज़्यादा हवा में बढ़ते हैं और जब हम इनको इनहेल करते हैं तो ये हमारे लंग्स में जाती है और हमें मुख्तलिफ़ किस्म की हार्ट और दूसरी डिजीज़ कॉज करती हैं, जिसमें हमारी सांस और दमे वगैरह की भी बीमारियां शामिल हैं। अब इसका इफेक्ट क्या आ रहा है हमारे ऊपर एयर पोल्यूशन को, उसको डिस्कस करते हैं। हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन कैन कॉज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, wheezing, coughing and breathing problems and irritation of the eyes, nose and the throat। अगर ये इस तरह के केमिकल्स आपकी हवा में या हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाते तो हमें हमारे यहाँ हार्ट अटैक जो एक तरह की क्या नाम है डिजीज़ है, उसका रेट बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। कफिंग, ब्रेथिंग, विजनिंग, इसके अलावा हमारी आइज़, नोज और अर्थ के अंदर भी एक तरह की इरिटेशन या हमें उससे आप समझ लें कि हमें वो केमिकल्स हमारी स्किन पर भी इफ़ेक्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं। एयर पोल्यूशन कैन ऑल्सो कॉज वर्सनिंग ऑफ द एग्जिस्ट ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, एस्थमा एंड अदर लंग्स कॉम्प्लिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया दमा, एस्थमा वगैरह और इस तरह की डिजीज़ भी कॉज होना इससे बहुत ही कॉमन है। लाइक ह्यूमन एनिमल्स कैन सफ़र फ्रॉम अ नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू एयर पोल्यूशन इंक्लूडिंग बर्थ डिफेक्ट्स, रिप्रोडक्टिव फेलियर्स एंड द डिजीज। इसके अलावा कई हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो भी इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो सकती हैं, या जो बहुत ही छोटे छोटे नवमौलूद बच्चे होते हैं अगर उनको ये हो जाए या हवा में ये चीज़ मौजूद है तो वो उनको भी ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं। The release of a man-made compounds including chlorofluorocarbons and halogens formerly used as a coolants, foaming agents, pesticides, solvents and aerosols, propellants and fire extinguishers are डिप्लीटिंग द जोन्स। इसके अलावा ये जितने केमिकल्स हैं जिसमें आपके पास फ्लोरोकार्बन है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, जब ये जाके एक साथ एटमॉस्फेयर में जाते हैं, जब ये एरोसोल्स बनाते हैं, जब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे फायर एक्सटिंग्विशन में शामिल होती है, जब वो जाके मज़ीद हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है तो ये हमारी ओजोन को इफ़ेक्ट करना स्टार्ट करती है। द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट रिफ्लेक्ट्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज बैक इनटू द स्पेस दैट वुड अदरवाइज डिस्ट्रॉय एनिमल एंड प्लांट लाइफ। ये ओजोन लेयर जो हमारी अर्थ और हमारे स्पेस के दरमियान मौजूद है, ये नहायत ही बहुत ही ज़रूरी एक तरह की लेयर है। और ये लेयर जो है जो कि स्पेस से यूवी लाइट आ रही होती है जिससे एनिमल प्लांट को इफ़ेक्ट हो सकता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है, ये ओजोन लेयर उसको रोकती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब हम इस तरह के केमिकल्स अपने एटमॉस्फेयर में एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं तो ये जाके उस ओजोन लेयर को मज़ीद थिन कर रही है, मज़ीद उसको कमज़ोर कर रही है, जिसकी वजह से इस तरह की यूवी जो रेज़ हैं वो हमारी अर्थ तक पहुँच रही है और मज़ीद एनिमल और प्लांट की डिस्ट्रक्शन में उसका एक रोल है। सेकंड जो हमारी पोल्यूशन है वो है वाटर पोल्यूशन। न्यूट्रिएंट पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द वेस्ट वाटर, सैवरेज वाटर एंड फर्टिलाइजर्स। द हाई लेवल ऑफ nutrients in the sources end up the bodies of water and promotes algae and weed growth which can make the water undrinkable and depleted oxygen causing aquatic organisms to die। अब इस तरह के भी हम अपने वेस्ट वाटर और इस तरह की फर्टिलाइजर्स और इस तरह की सेवरेज जो हमारी वेस्ट वाटर होता है, जब ये सबसे ज़्यादा हमारे अहम कॉज हैं हमारी इस वाटर पोल्यूशन के। जब इनका न्यूट्रिशन लेवल जो है वो आम जो नॉर्मल वाटर जब उसके अंदर हाई होना शुरू होता है तो उसके अंदर इस तरह के एल्गी या इस तरह के बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। फिर जब वो बैक्टीरिया और फंगस अपने नेगेटिव केमिकल्स उस पानी के अंदर या उस वाटर के अंदर रिलीज़ करते हैं तो वो पानी हमारे लिए अनड्रिंकेबल हो जाता है। और इसके अलावा उन केमिकल से कई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जिनके फिशेस, क्रैब्स की भी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब इन न्यूट्रिएंट्स की या इनकी तादाद जब ज़्यादा बढ़नी शुरू होती है तो साइनोबैक्टीरिया जैसे और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने केमिकल रिलीज़ करते हैं और
इससे हमारी और ना सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड्स अप्लाई टू द क्रॉप्स and residential areas concentrated in the soil and are carried to the groundwater by rain and runoff. For these reasons, and time of the drills as well as the water, it must be checked for pollutants. अब जब इस तरह के ख़तरनाक केमिकल जिसमें हमारे पेस्टिसाइड जो दूसरे हर्बिसाइड जब प्लांट पे स्प्रे किए जाते हैं और वो हमारे सॉइल पे आके गिरते हैं और जब वो किसी बारिश या किसी रन ऑफ के ज़रिए वो हमारी ग्राउंड वाटर यानी कि ज़मीन के अंदर पानी ज़मीन के पानी के अंदर पहुंच जाते हैं, जो कि हम अपनी मोस्टली अपनी ड्रिंक के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो केमिकल्स उन पानी को भी पोल्यूटेंट या उनको भी हैज़र्डस हमारे लिए बना देते हैं। तो जब भी हम इस तरह की ड्रिलिंग करवाएं तो हमें इस चीज़ की टेस्टिंग या मेक श्योर कर लेना चाहिए कि ये जो पानी है इसके अंदर इस तरह के केमिकल्स मौजूद नहीं हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट इज़ वन ऑफ द मेन कैंपस ऑफ वाटर पोल्यूशन बाय क्रिएटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट इंक्लूडिंग सल्फर, लेड एंड मर्करी, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स एंड ऑयल स्पिल्स। सबसे ज़्यादा जो वाटर की जो पोल्यूशन होती है वो हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट से होती है। फिर मैं दोबारा इसी चीज़ को मैं मैरिन बियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि देखें, हमने इंडस्ट्रीज़ बना ली, बियोलॉजी ने हमारी बहुत हेल्प कर दी, सब कुछ कर दिया, सब कुछ बेहतरीन जा रहा है, दुनिया ने इंसान ने बहुत आगे बढ़ी है, लेकिन फिर वही चीज़ कि हमने जब नेचर को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया तो उससे हमारी नेचर डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गई। उससे क्या और वो किस तरह हुई डिस्ट्रॉय के, हमने इस तरह के हैज़र्डस केमिकल जिनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है तो हमने उन्हें बिना सोच समझे अपने वाटर्स अपने लैंड में फेंकना, अपने समुद्रों में फेंकना शुरू कर दिया, अपने रिवर्स में अपने लेक्स में फेंकना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ कि उसमें जो ख़तरनाक केमिकल्स थे, लेड, सल्फर वगैरह, वो हमारे पानी के अंदर पॉल्यूट होना स्टार्ट हुए और जब वो पानी हमारे आम नेचुरल घूमते हुए जानवरों और इंसानों ने कंज्यूम करना स्टार्ट किया तो वो उससे मरना या बीमार होना शुरू हो गए। In developing countries, around 70% of this solid waste is dumped directly into the ocean or sea. This causes serious problems, including their harming and killing of sea creatures, which ultimately affects human. हमने अपने पानी को अपने नए और तरक्याती चीज़ों से इतना ज़्यादा पोल्यूट कर दिया कि आज जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिसमें इवन पाकिस्तान खुद भी इंक्लूडेड है, वो हम अपने वेस्ट जो है वो 70% जो है वो डायरेक्ट सॉलिड वेस्ट जो है हम अपना पानी में फेंकते हैं, इसमें हमारे प्लास्टिक्स और दूसरी चीज़ें भी मौजूद हैं। तो इन प्लास्टिक और दूसरी चीज़ों से हमारा ना सिर्फ वाटर पोल्यूट हो रहा है बल्कि उसके अंदर हैज़र्डस केमिकल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ हमें रोज़मर्रा के तौर पर हमें नज़र आ रही है। और ना सिर्फ ये बल्कि सबसे अहम जो हमारे सी क्रीचर या जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स थे, फिशेस, क्रैब्स, ये हमारे डॉल्फिन्स वगैरह, ये सब आहिस्ता आहिस्ता मरती चली जा रही हैं। तो जो एक नेचर का हुस्न था हमारे पास, जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक तरह का हुस्न दिया था ये सब चीज़ें देखने का, तो वो हम अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं। जो कि और ये हम जो इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ये हम तरक्की के नाम पे कर रहे हैं। वही चीज़ मैन बियोलॉजी का जो मेन इसका मकसद है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, हमने ये बना लिया, हमने वो बना लिया, हमने इंडस्ट्रीज़ खड़ी कर ली, हम यूँ बना। तो ये सब चीज़ें जो इसका वेस्ट निकल रहा है, अब हम इसको संभाल नहीं सकते। जब हम इसका कोई एक्शन नहीं ले सकते तो हमने इसे जान छुड़ाने के लिए इसको नेचर में डालना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसका एडवर्स इफेक्ट हमारे ऊपर ही आया। नेचर जो है वो अपने पास खुद कुछ नहीं रखती, इंसान भी खुद एक बहुत बड़ी नेचर के एक छोटा सा पार्ट है। तो इसलिए वो चीज़ उसने हमें मुख्तलिफ बीमारियों और हैज़र्डस केमिकल के ज़रिए हमें वापस देना स्टार्ट कर दी। अब इसके कुछ इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करते हैं कि अगर आप इस तरह के वाटर पोल्यूशन का कोई हिस्सा या कोई शहर या कोई इलाका या कोई कंट्री या दुनिया इफेक्ट हो जाए तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास हमें सामना करने को मिलता है। सबसे पहले तो वाटर पोल्यूशन इज़ अ सीरियस थ्रेट टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एक्वेटिक लाइफ। हमें पता है पानी हर जानदार के लिए ज़रूरी है और अगर वो पानी जहर बनना शुरू हो जाए तो सब जानदारों के लिए जो है वो बहुत ही सीरियस थ्रेट बन जाता है। द इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन डिपेंड ऑन विच केमिकल आर बीइंग डम्प्ड वेयर। बॉडीज ऑफ वाटर that are near urbanized areas tend to be heavily polluted by dumping of garbage and chemicals, both legally and illegally, by industrial, plant health centers and individuals.
अब जो है वाटर पोल्यूशन का अगर हम इफ़ेक्ट इसको जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि किस तरह का केमिकल कहाँ पे डम या कहाँ पे फेंका गया। आमतौर पे ये चीज़ देखी गई है कि जो हमारे अर्बनाइज एरियाज़ हैं, यानी कि जो हमारे शहरी इलाके हैं, वो बहुत ज़्यादा ही पॉल्यूटेड होते हैं। और क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगी होती हैं, और इंडस्ट्री जो है वो अपना सारा जो डंप है, जो सारा गार्बेज, जो सारे केमिकल्स हैं, वो कानूनी और गैर कानूनी तौर पर भी जो है वो हमारे समुद्रों में और दूसरी जगहों पे जहाँ पे वाटर सोर्स मौजूद है वहाँ पर फेंकना स्टार्ट कर देती है। और ना सिर्फ ये बल्कि हम खुद भी इंडिविजुअली तौर पर भी हम ये चीज़ें इसको अपनी ऑब्जर्वेशन में लाते हैं कि जब हम भी जब किसी सी साइड वगैरह पे जाते हैं तो हम वहाँ पे जब कोई चीज़ खाते हैं वगैरह, तो वहीं पर हम उसका जो है गार्बेज वहाँ पे खुद भी हम इस चीज़ के अंदर टोटली तौर पर हम इसके अंदर मुलविस हैं कि हम भी वाटर पोल्यूशन, हम भी अपने वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। बाय फार द बिगेस्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाटर पोल्यूशन इज द डेथ ऑफ एक्वेटिक creatures which can disturb the entire food chain. Pollutants such as cadmium, mercury, and lead are eaten by the tiny aquatic animals that are then eaten by fish and shellfish, becoming more concentrated with each step up the food chain and causing serious problem in humans and wildlife. अब इसका असर हम पे कैसा आ रहा है कि जब हम ये केमिकल जो है वो पानी के अंदर डालते हैं तो ये छोटे छोटे जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो इसको खाना स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि पानी के अंदर भी फूड चेन चल रही है, तो उसको पहले छोटे छोटे जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो उस ख़तरनाक केमिकल्स को अपने अंदर इनहेल कर लेते हैं और उनको अपनी खुराक बना लेते हैं। फिर उन क्रीचर्स को जो है वो फ़िश खा लेती हैं जो कि उनसे खासी बड़ी होती हैं। फिर वो फिशेस जब उनको अपने अंदर कंज्यूम आउट करती हैं तो वो केमिकल्स उन फिशेस के अंदर पहुंच जाते हैं। अब उन फिशेस को हम शिकार के ज़रिए हम अपना फूड बना लेते हैं। तो इन शॉर्ट यही हो रहा है कि जो केमिकल्स जो हम अपने हाथों से डंप करते हैं वो नेचर के थ्रू घूमते हुए हमारे फूड या हमारे टेबल पे वापसी हमें उसी तरह मिल जाते हैं। तो ये नहायत ही सोचने वाली बात है। न्यूट्रिएंट पोल्यूशन कैन कॉज टॉक्सिक algal blooms in drinking water sources. Such create toxin that kill fish and other aquatic animals. Direct exposure to this toxic alga causes serious health problems in humans, including neurological effect, respiratory problems, stomach and liver illness and rashes. अब जब ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रिएंट जब हम अपने या इस तरह के केमिकल्स हम अपने पानी के अंदर या अपने ड्रिंकिंग वाटर या अपने समंदर में, अपने रिवर्स में, अपने लेक्स में जब डालना शुरू करते हैं तो उससे क्या होता है, जो पानी में मौजूद साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देते हैं। हत्ता कि अक्सर जगहों पे इतना भी देखा गया है कि आधे के समंदर का या रिवर का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो वो कम्प्लीटली तौर पे ग्रीन या रेड हो जाता है, जिसको हम एल्गल ब्लूम कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से ब्लूम कर जाए या उनकी ग्रोथ का तेज़ी से बढ़ जाना। अब सवाल है कि जब ये बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या आता है कि इसका एडवर्स इफेक्ट क्या आता है कि जब ये केमिकल्स इस तरह के पानी के अंदर रिलीज़ करते हैं तो उससे हमारी फिशेस और दूसरी चीज़ें मरती हैं। और जब यही पानी अगर किसी भी तरह हम इंसान कंज्यूम कर लें तो हमें न्यूरोलॉजिकल यानी कि हमारे दिमाग पर इस चीज़ का या हमारे नर्वस सिस्टम पर इसका बहुत एडवर्स या नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। हमें कई तरह की रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमें स्टमक की पेन वगैरह या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि हमें डिजीज़, हमें हमारा लिवर इफ़ेक्ट कर सकता है और इवन हमारी स्किन या हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स पर भी रैशेस पड़ सकते हैं। तो हमें इस चीज़ का रीज़न समझ नहीं आता कि हम यही सोचते हैं कि भाई हमने तो कुछ ऐसा नहीं खाया था, हमने पानी पिया था और फिर भी हमारी तबीयत ख़राब हो गई और यूँ हुई है। तो उसकी वजह ये सारे केमिकल्स होते हैं कि जो केमिकल्स आप इसमें अपने लेक्स और रिवर्स में डंप आउट करते हैं तो वो आपको वापसी ही मिल जाते हैं। उसके बाद हमारा है लैंड और सॉइल पोल्यूशन। वो ज़मीन जिस पे हम रहते हैं, हम इससे कहीं फ़ायदे हासिल करते हैं, हमने इसको भी हमने ये कह लें कि हमने इसको भी नहीं छोड़ा, हमने इसको भी पॉल्यूट कर दिया। किस तरह? लैंड पोल्यूशन इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी and the misuse of land resources. This occurs when humans apply chemicals such as pesticides and herbicides to the soil.
dispose of waste improperly and irresponsibly exploit minerals through mining. हमने इसको किस तरह लैंड और सॉइल को बर्बाद करना शुरू किया कि हमने इस तरह के ख़तरनाक केमिकल्स बनाए पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड्स के रूप में, जो कि हम अपने एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, और उससे हमारी सॉइल भी ख़राब होना स्टार्ट हुई। और फिर हमने माइनिंग करी, कुछ केमिकल या चीज़ों को निकालने के लिए हमने अपना वेस्ट जो है इसके अंदर डिस्पोज करना शुरू कर दिया। जो हम अपना कचरा प्लास्टिक निकालते हैं वो भी हमने ज़मीन में फेंकना शुरू कर दिया। उससे भी हमारी लैंड, हमारी ज़मीन ख़राब होना स्टार्ट हो गई। सॉइल इज ऑल्सो पोल्यूटेड थ्रू लीकिंग अंडरग्राउंड सेप्टिक टैंक्स, सेवरेज सिस्टम एंड द लीचिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज एंड लैंडफिल्स एंड डायरेक्ट डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर बाय इंडस्ट्रियल प्लांट्स इनटू रिवर्स एंड ओशन। अब हम अपने सॉइल को भी किस तरह कर रहे हैं बर्बाद कि हमने ज़मीन के नीचे इस तरह की अंडरग्राउंड टैंक्स और सेप्टिक टैंक्स बनाने स्टार्ट कर दिए, और हमने अपना सर्विस सिस्टम इसके नीचे बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें से हमारा वेस्ट मटेरियल जो है वो जाना स्टार्ट होता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता इस ज़मीन के नीचे इस सॉइल के अंदर भी एक तरह से एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया। तो उस एब्जॉर्प्शन से जो है वो हमारी सॉइल मज़ीद ख़राब होनी स्टार्ट हो गई है। अंदर से जो हमारा लैंड है वो एक तरह से खोखला होना स्टार्ट हो गया है। ना सिर्फ बल्कि हम अपना वेस्ट वाटर है वो भी हम अपना अक्सर जो है वो ज़मीनों के ऊपर फेंक देते हैं। जैसे कि हमारी कई इंडस्ट्रीज़ है, हमारी इंडस्ट्रीज़ का इसमें सबसे ज़्यादा किरदार है कि हम वो ना सिर्फ पानी में बल्कि ज़मीन के ऊपर भी अपना वेस्ट फेंक देती है, जहाँ पे कोई नहीं रहता, और वो ये समझते हैं कि एक साइड पे फेंकने से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि ये उनकी सोच नहायत ही गलत है। रेन एंड फ्लडिंग कैन ब्रिंग पोल्यूटेंट्स फ्रॉम अदर ऑलरेडी पॉल्यूटेड लैंड्स टू सॉइल एट द अदर लोकेशन। अब जो वो चीज़ें एक ऐसी जगह पे फेंकते हैं जहाँ पे कोई आबादी नहीं होती, तो और वो ये सोचते हैं कि यहाँ से किसी को नुकसान नहीं पहुँचेगा। जब बारिश और सैलाब वगैरह आता है तो रन ऑफ के ज़रिए वो सारे केमिकल्स जो हैं वो एक जगह से उन जगहों पे भी अक्सर पहुँचना शुरू कर देते हैं जहाँ पे आबादी या दूसरी चीज़ें या इस तरह के नेचुरल चीज़ें मौजूद हैं। ओवर फार्मिंग एंड ओवर grazing by agriculture activities cause the soil to lose its nutrient value and structure, causing soil degradation and another type of soil pollution. ज़रूरत से ज़्यादा फार्मिंग करनी हमने स्टार्ट कर दी, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई। तो हमने जब ज़रूरत से ज़्यादा फार्मिंग करनी स्टार्ट की, तो हमने जो है उसके अंदर जो है फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया कि प्लांट को मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। जब प्लांट उसके बदले जो केमिकल रिलीज़ करता था वो हमारी सॉइल में जाना स्टार्ट हुए, ज़रूरत से ज़्यादा जाना स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से हमारी सॉइल जो है पोल्यूट होना स्टार्ट हो गई। लैंडफिल्स कैन रीच हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल एंड वाटर वेस्ट एंड क्रिएट अ वेरी बैड स्मेल्स इन ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर रोडेंट्स दैट ट्रांसमिट डिजीज़। जो अब हमारे जो लैंडफिल्स हैं, जब उनके ज़रिए जब पानी या इस तरह का पोल्यूशन जो है, जब वो केमिकल्स जो कि हमारे सेवरेज सिस्टम और ज़मीन के नीचे मौजूद थे, जब उसमें वो केमिकल्स एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हुए, तो जो ज़मीन के नीचे या उन सेप्टिक टैंक्स या उन ओशंस के आसपास जो रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, यानी कि हमारे कॉकरोचेस या दूसरे या हमारे रोडेंट्स वगैरह, तो वो उनसे किस तरह इफ़ेक्ट होना शुरू हो गया। उनके अंदर इस तरह की बीमारियां आ गई कि जो कि हमने उससे पहले कभी स्टडी नहीं की। अब वो रोडेंट्स जो हैं जिनके अंदर वो डिजीज़ आई, तो वो बीमारियां लेकर जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट हुए, तो उन्होंने एक तरह से डिजीज़ को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया कि उन्होंने वो डिजीज़ अंडर द लैंड ली, और फिर वो ज़मीन के ऊपर आए हमारे घरों में या किसी भी इस तरह की फूड वगैरह की गए क्या नाम जगह पे, वहाँ पे घूमने फिरने से वो डिज़ीज़ ट्रांसमिट हुई, और फिर वो डिज़ीज़ वापसी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर फूड या दूसरे किसी सोर्स के ज़रिए पहुंच गई। तो आप ये चीज़ इन सब चीज़ों में आप ये चीज़ गौर कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे तो बढ़ रहे हैं क्या नाम ज़िंदगी में, कि इंसान ने बहुत तरक्की कर ली, इंसान बहुत आगे चले गए। बेशक इंसान बहुत आगे चला गया है, लेकिन उसने हर चीज़ को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। तो देखें वो चीज़ें वापसी हमारी तरफ ही आ रही हैं। इसके क्या इफ़ेक्ट हुए हमारे ऊपर कि लैंड एंड सॉइल पोल्यूशन हैज़ अ substantial consequences for human and
human animals and microorganisms and aquatic life. Contaminated land and soil can cause various problems on the skin, respiratory problems and even different kinds of cancer. अब जब इस ज़मीन के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हुए तो जो ज़मीन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो हमारे बेनिफिशियल भी थे, जो कि हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरी चीज़ों में काम थे, वो भी मरना शुरू हुए, जिसकी वजह से ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल जो है वो हमारी मट्टी या सॉइल के अंदर आना स्टार्ट हुआ। फिर जब यही मट्टी थ्रू एयर वगैरह हमारी लंग्स में पहुंची तो उसने हमें कई तरह की बीमारियों से इफ़ेक्ट कर दिया, जिसमें आज कई तरह के कैंसर आप क्या नाम सुनते हैं, तो वो भी इसी का एक पार्ट है। These toxic substances come into the contact with the human body directly through eating or fruit and vegetables that have been grown in polluted soils, being consumed through drinking water that has been contaminated, direct contact with the skin, and breathing in air polluted with particles and dust. यही अगर डस्ट और पार्टिकल्स आपके फ्रूट और वेजिटेबल्स में जो कि ओपनली रखे होते हैं हमारे माहौल में, वहाँ पे उस पर ड्रॉप होना शुरू हुए, आपने वो उसको कंज्यूम करना स्टार्ट किया, तब भी आपकी बॉडी के अंदर पहुँचना स्टार्ट हो गए। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो क्रिएट्स एन इम्बैलेंस इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन दैट इज नेचुरली taken out of the atmosphere. This is a serious problem considering that most pollution created by the people is carbon based. हमने अपने फ़ायदे के लिए दरख्त काटना स्टार्ट की, जितनी टेक्नोलॉजी हमने दरख्तों को ग्रो करने के लिए या दरख्तों को बढ़ाने के लिए नहीं करी, उससे कहीं ज़्यादा जो है वो इंसानी लालच ने इस चीज़ को बढ़ाना स्टार्ट किया, और अब उससे कार्बन जो है वो हमारी सॉइल में या हमारे एटमॉस्फेयर में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया। नॉइज़ एंड लाइट पोल्यूशन, शोर और लाइट का पोल्यूशन, ये चीज़ कैसे फैलती है? नॉइज़ इज कंसिडर्ड एन इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट कॉज्ड बाय द हाउस होल्ड सोर्सेज, सोशल इवेंट्स, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड ट्रांसपोर्टेशन। हमने मशीन्स बनाई, दूसरी चीज़ें बनाई, हमने अपनी सोशल एक्टिविटीज़ बनानी स्टार्ट की, और आज दुनिया में ज़रूरत से ज़्यादा शोर है। इवन हम अगर इस तरह के डेवलप्ड सिटीज़ की बात करें जिसमें न्यूयॉर्क, फ्रांस, इवन हमारा शहर भी मौजूद है जिसमें कराची, वो ज़रूरत से ज़्यादा नॉइज़ी है। आप अगर एक टाइम पे बाहर निकलेंगे तो आप अपनी आवाज़ खुद नहीं सुन सकते, आप अपने रोड्स पर, ट्रैफिक के ऊपर, तो ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन यहाँ पर पाया जाता है कि इस ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है और इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज़ हैं। लाइट पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रोलॉन्ग्ड एंड एक्सेसिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल लाइट्स एट नाइट that can cause health problems in humans and disrupt natural cycles, including wildlife activities. Sources of light pollution include electronic billboards, noise, night sport grounds, street and car lights, city parks, public places, airports and residential areas. कोई भी नेचुरल ऑर्गेनिज्म है उसको एक ख़ास टाइम तक सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसको एक ख़ास टाइम तक जो है वो डार्कनेस की भी ज़रूरत होती है। हम अगर हर वक्त सनलाइट में रहेंगे तब भी हमारी बॉडी इफ़ेक्ट हो सकती है, और अगर हम हर वक्त डार्कनेस में रहेंगे तब भी हमारी बॉडी इफ़ेक्ट हो सकती है। तो अल्लाह तबारक तआला ने एक ख़ास निज़ाम बनाया है कि हर ऑर्गेनिज्म का कि उसको इतने घंटे तक लाइट चाहिए और इतने टाइम तक उसको फिर डार्कनेस चाहिए। लेकिन अब हमने इतनी ज़्यादा कर ली है तरक्की कि हम जो बोलते हैं वो ये चाहते हैं कि हर वक्त जो है वो हर तरफ रोशनी मौजूद हो, और हम रोशनी में ही हर वक्त रहना पसंद करते हैं। अब इससे क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारी बॉडीज़ कमज़ोर होना शुरू हो गई कि हमें नींद का ना पूरा होना, सारी सारी रात जाकर काम करना, या दूसरी चीज़ों में या दूसरे ऐसे नेगेटिव कामों में, अल्लाह की इबादत में ना गुजारना, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो गया। और इस तरह की कई रिसर्च सामने आई है कि वो ऐसे शख्स जो ज़रूरत से ज़्यादा लाइट में जिन्होंने रहना स्टार्ट किया तो उनमें स्किन प्रॉब्लम्स और दूसरी उनकी जो मेंटल एक्टिविटी थी वो थोड़ी डिफरेंट होना स्टार्ट हो गई। तो ये भी एक तरह का पोल्यूशन जो है वो हमारी दुनिया में माना जाता है। नॉइज़ पोल्यूशन कैन कॉज स्ट्रेस, एंग्जायटी, हेडेक्स, irritability, hearing loss and sleep loss resulting in decreased प्रोडक्टिविटी। ज़रूरत से ज़्यादा शोर जो है आपके जहन को बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट कर सकता है। बाज़ औक़ात इस तरह के हमारे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आप अगर सोने की भी कोशिश करते हैं तो आपको वहाँ पे इतना शोर मिलता है कि वहाँ पे सो नहीं पाते, जिसकी वजह से आपको हेडेक, आपके सर में दर्द, जब आपका ब्रेन इफ़ेक्ट होता है नॉइज़ पोल्यूशन से, तो
इन शॉर्ट आपकी पूरी बॉडी इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप जो हैं अक्सर आप हियरिंग लॉस, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा शोर सुनना, आप हर वक्त आपके कानों में शोर जा रहा है तो आप फिर ऊंचा सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये भी है कि हमारे जो हियरिंग सेंसर्स हैं वो इससे इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अक्सर लोगों की नींद ख़त्म हो जाती है इसकी वजह से। तो ना सोना भी एक तरह की बीमारी है, और जब ये बीमारी आमतौर पे आपको हो जाए कि आपको नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही, आपको उससे दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, तो ये इसकी एक जो इसका एक जो रीज़न है वो नॉइज़ पोल्यूशन भी है। इसके अलावा जो है आप बहुत ज़्यादा जो लाइट में अगर रहते हैं तो इससे भी, जैसे कि मैंने अभी आपसे किया डिस्कस, कि ये भी आपके लिए एक सही चीज़ नहीं है। अब इसे यहाँ पे एक पॉइंट है कि मैनी मैमल्स, इंसेक्ट, birds and reptiles are photoperiodic, meaning their movement, mating, growth and development and eating cycle are regulated by natural light patterns. Light pollution can interfere with these natural behaviors and cause a decrease in wildlife population. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर जानदार को जो है एक ख़ास टाइम तक लाइट की ज़रूरत है, और फिर एक ख़ास टाइम तक उसको डार्कनेस की ज़रूरत है। लेकिन हमने दुनिया में ज़रूरत से ज़्यादा लाइट्स लगानी स्टार्ट कर दी। हमें ये लगता था कि शायद ये चीज़ हमारी एक तरक्की का ज़ामिन है कि बिल्कुल हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही चीज़ को लेके जा रहे हैं, और बज़ाहिर देखने में चीज़ सही भी लगती है कि भी कोई ऐसी नहीं वो नहीं है प्रॉब्लम। पहले इंसान सालों साल रहा है अंधेरों में, तो अब वक्त है रोशनी में रहने का। बेशक रोशनी में रहने का वक्त है, लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला ने एक वक्त मुकर्रर किया है कि इस वक्त से इस वक्त तक रोशनी रही हो और इस वक्त से इस वक्त तक अंधेरा रहेगा, तो उसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई साइंटिफिक लॉजिक है। हमें उस साइंटिफिक लॉजिक को समझना पड़ेगा, और जब हम इसको नहीं समझते तो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हमारे ऊपर आना स्टार्ट हो जाते हैं। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि पोल्यूशन जो है वो किस तरह हमारे वर्ल्ड में फैलता जा रहा है, और इसकी जो सबसे अहम रीज़न है इसको अगर मैंने बियोलॉजी से करूँ इफ़ेक्ट, जितने भी अभी हमने पढ़े उसमें हमने सबसे एक चीज़ गौर करी कि हमने आगे बढ़ना शुरू किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर कोई वो नहीं है कि इंसान को तरक्की करने का हक़ नहीं, बिल्कुल इंसान करे तरक्की। लेकिन जब चीज़ों को हमने अपने इस्तेमाल में, या जो दायरा अल्लाह ने या नेचर ने हमारे लिए बनाया है, जब हम उसको क्रॉस करते हैं, उसका एडवर्स इफ़ेक्ट डायरेक्टली हमारे ऊपर आता है। पहले इंसान ने तरक्की करनी शुरू की, पैसा कमाना शुरू किया, हर चीज़ बहुत चीज़ें कि हमने अपने आप को बदल लिया। हमने जानवरों को उनकी मर्ज़ी के बग़ैर बदलना शुरू करा, उनके अंदर इस तरह की जेनेटिक चेंजेस करनी शुरू कर दी, फ़लाँ ये भी चीज़ें हमने कि भाई इससे हमें फ़ायदा हो। जब इंसान अपने आप के बारे में सोचता है, खुदगर्ज़ बनता है, तो वो चीज़ जो है वो नेचर को पसंद नहीं आती है। और जब हम गलती कर बैठते हैं, फिर जब चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती हैं, फिर हम नेचर की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम रब की तरफ बढ़ते हैं कि या अल्लाह हमसे गलती होगी, हमें माफ़ कर दे। हमें चीज़ों को समझना होगा कि जितनी हद हमारी बनाई गई है, हमें उसी में रहते हुए काम करना है। हम नेचर के बादशाह नहीं हैं, या अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह हमने इस नेचर को नहीं किया क्रिएट, हम इस अल्लाह की बनाई हुई इस बहुत बड़ी नेचर का एक छोटा सा हिस्सा है। हमें अशरफुल मखलूक़ात जो जिस बुनियाद पे कहा गया था, वो इस बुनियाद पे कहा गया था कि हम बस इल्म में, और हमें इस इल्म को अपने लिए और दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। जब हम इसको सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए और दूसरों के नुकसान के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसका एडवर्स इफ़ेक्ट हमारे ऊपर ही आता है। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इन द एंड my dear students, everything I've taught in this lesson is very clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakullahul khair.